चलो कल की कहानी आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चैप्टर में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब बारी है न्यूटन के तीसरे लॉ की, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बड़ा प्यारा लॉ है और बहुत ही ज्यादा इस लॉ को यूज किया जाता है दोस्तों, हर जगह पे इस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। और कहते हैं कि जहां पर भी एक्शन होगा वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो अगर आपने अपने दोस्त को ऐसे ही बेवजह थप्पड़ मार दिया आपने उसको, तो पूरी संभावना है कि आपका दोस्त भी आपको उसी तरीके से थप्पड़ मार सकता है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तो इन रिटर्न आपका दोस्त भी आपकी हेल्प करेगा, फ्रेंड भी आपकी हेल्प करेगा। ये बस मतलब समझने के तरीके हैं दोस्तों, कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो ये बोलता है कि एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन होगा उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा, एंड रिएक्शन होगा तो होगा, उसके बाद में जो रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्शन। अरे कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने यहां से किसी के ऊपर धक्का लगाया लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से आपने धक्का लगाया, पुश किया, फोर्स किया, तो जिस चीज के ऊपर आपने धक्का लगाया है वो चीज भी आपको आगे की तरफ से उतने ही फोर्स से, उतने ही स्ट्रेंथ से आपको धक्का दे रही है। सो दिस इज नोन एज एन एक्शन, ये एक्शन होगा, और ये जो सामने से फोर्स लग रही है उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। सो कोई भी एक्शन होगा उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा। मजेदार बात यह है दोस्तों, मजेदार बात यह है गाइस कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है ना, ये अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, सिंगल बॉडी पे नहीं लगेगा, अलग अलग बॉडीज पर लगेगा। सो चलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे और उसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो टू एवरी एक्शन लिख लो, there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. So to every action there is an equal and opposite reaction by, ये है न्यूटन का तीसरा लॉ, ये है न्यूटन का तीसरा लॉ। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सो मान लो कि यहाँ पर रोड के ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है ना, ये डब्बा है, मेटल का ब्लॉक मान लेते हैं इसको, मेटल का ब्लॉक है ये। सो कोई आदमी आया यहाँ पे ऐसे करके, उसने इसको धक्का मारा, जितने फोर्स से ये उसको धक्का मार रहा है, मान लो इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया डब्बे के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। इन रिटर्न क्या होगा, ये डब्बा भी इस आदमी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जो कि 20 न्यूटन का ही होगा। कितने न्यूटन का होगा दोस्तों, 20 न्यूटन का होगा। समझ में आ रही बात ये, थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ रहा है हल्का फुल्का? हाँ यस सर, पक्का? चलो एक और एग्जांपल थोड़ा लेते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, सो हुआ क्या, मान लो आपको पता है वो आपने ऐसा कभी देखा है तो मुझे बताना। आपने ऐसा कोई कुछ देखा है कभी जिसमें हम लोग ऐसे वेट नाप सकते हैं, कोई स्प्रिंग जैसा? सर सर ये स्प्रिंग बैलेंस है, बट देखा नहीं है सर। प्रत्यक्ष तुमने देखा है कभी? यस सर, उसपे सिलेंडर का वो वेट करते वेट थे। नापते हैं, यस वेट नापते हैं। प्रज्ञा आपने कहीं पर देखा है ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं देखा कभी भी?
मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। ये रहा वो स्प्रिंग बैलेंस, ऐसे करके, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको ऐसे 2 स्प्रिंग बैलेंस लेने हैं, 2 स्प्रिंग बैलेंस लेने हैं ऐसे करके, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीजें क्लियर हो जाए। और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी कैन गेट टू नो कि हाँ भाई, जो फोर्स आप लगा रहे हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी भी आपके ऊपर लगा रही है। सो मान लो, सॉरी, ऐसे करके बनाना चाहिए मुझे। मान लो ये दीवार है और इस दीवार के ऊपर आपने क्या किया, ऐसा एक स्प्रिंग बैलेंस लगा के रख दिया है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली ऐसे करके, ठीक है। ये उसका हुक है। अब क्या किया आपने, आपने दूसरा एक वो ले लिया स्प्रिंग बैलेंस, और उसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ पे इसकी रीडिंग्स वगैरह आएंगी, ठीक है। सो होगा क्या, आप मुझे बताओ, जब आप इसको इस डायरेक्शन में खींचोगे ये चीज बाहर निकलेगी, ये चीज बाहर निकलेगी। आपको नहीं लगता कि जितना ये बाहर निकलेगा उतना ही लेफ्ट हैंड वाला भी बाहर निकलना चाहिए? होगा ऐसा? इमेजिन कर सकते हैं हम लोग ऐसा? यस सर, ऑब्वियसली लगाएंगे फोर्स। हाँ हाँ। तो आप जितना फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो उतना ही फोर्स ये यहाँ से लगा रहा है और उतना ही फोर्स ये यहाँ से लगा रहा है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपने अगर इस बॉडी से यहाँ पे पीछे खींचने की कोशिश करी है, मान लो ये है स्प्रिंग बैलेंस नंबर बी और ये है स्प्रिंग बैलेंस नंबर ए, सो जितने फोर्स से बी अपनी तरफ खींच रहा है उतने ही फोर्स से ए भी बी को खींचेगा। जितने फोर्स से बी ए को खींच रहा है उतने ही फोर्स से ए बी को खींचेगा। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है शो करने के लिए दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज इंडीड वैलिड। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है कि कोई भी एक्शन का रिएक्शन होगा और वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आई भाई? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये उसका स्टेटमेंट है। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आप लोग इसका स्टेटमेंट ये दे दोगे। और उसके बाद में अगर कोई पूछेगा कि एग्जांपल्स बताओ जहां जहां पर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर सकते हो, तो आप लोगों को ये एग्जांपल्स देने, जो मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 एग्जांपल, व्हेन वी आर वॉकिंग, जब आप वॉक करोगे तब भी आप न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा रहे हो। अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगता तो आप वॉक नहीं कर पाते, आप वॉक नहीं कर पाते। होता क्या उसके अंदर बच्चों, मान लो ये आपका पैर है, अभी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है बट लेट मी ट्राई। सो मान लो ये आपका पैर है, आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ग्राउंड के ऊपर, अच्छा बन गया नहीं? देखने में अच्छा लग रहा है। सो आपने क्या किया बच्चों, ग्राउंड पे ऐसे करके यहाँ से पीछे की तरफ में एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? पीछे की तरफ में आपने एक फोर्स लगा दिया। अभी क्या होगा, ये ग्राउंड के ऊपर लगा रहे हो आप, जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर आपने एक फोर्स लगा लिया। क्या होगा इसमें कि जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड, वो भी आपके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा विच विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय यू। सो क्योंकि आपने पीछे धक्का मारा, जमीन को धक्का मारा, जमीन ने भी आपको धक्का मारा, और जमीन के धक्के की वजह से आप आगे चल पाते हो। जमीन के धक्के की वजह से आप आगे चल पाते हो। अगर जमीन धक्का नहीं मारती तो आप आगे नहीं चल पाते। एग्जाम्पल, मान लो ये कोई स्लिपरी सरफेस है, ये कोई स्लिपरी सरफेस है, स्लिपरी सरफेस है। अभी स्लिपरी सरफेस पे क्या है, आप जब पैर ऐसे करके फोर्स लगाओगे पैर से, तो वो फोर्स इतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना अच्छा फोर्स नहीं लगेगा। और आप स्लिपरी सरफेस यानी कि आइस के ऊपर आप चल पाते हो क्या? मुश्किल है। उसके ऊपर हम लोग स्किड कर जाते हैं, फिसल जाते हैं आइस के ऊपर, है ना। स्मूथ सरफेस होगा तो हम फिसल जाएंगे। सो ये रीजन है कि भैया हम लोग आइस के ऊपर वॉक नहीं कर पाते हैं, बट वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड। सो ग्राउंड के ऊपर क्यों वॉक कर रहे हैं? बिकॉज हम ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम लोग लगा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड हमारे ऊपर एक और फोर्स लगा रहा है विच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाया, ग्राउंड ने भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों क्लियर है ये बात? एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो बाकी ये सब आप लोगों को इंटरनेट से और किताब से लिख सकते हो, इसके रीजंस वगैरह इंग्लिश में जो भी मैंने समझाई हैं चीजें। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। लेट्स राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 2। व्हेन वी आर स्विमिंग। चलो कौन बताएगा स्विमिंग का, कौन समझाएगा मुझे? कौन स्विमिंग का समझाएगा कि स्विमिंग हम लोग कैसे कर पाते हैं? सर जब हम लोग स्विमिंग करने पे जो फोर्स लगाते हैं तो वाटर भी हम पे उतना ही लगाता है। यस एग्जैक्टली, जितना फोर्स हम लोग वाटर पे लगाते हैं उतना ही फोर्स बैकवर्ड में वाटर हमारे ऊपर लगाता है, और उस वजह से हम लोग स्विमिंग कर पाते हैं। जैसे मान लो एक चप्पू है, ये चप्पू ऐसे करके ऐसे करके एक चप्पू है, ये पानी भरा हुआ है पूरा। चप्पू समझते हो ना, वो जिससे नाव नाव चलाते हैं। सर नाव से। हाँ, ये लो गंदी सी नाव भी बना दी मैंने ऐसे करके। सो ये चप्पू है, और आप जब इस चप्पू को ऐसे पीछे की तरफ में धकेलोगे तो आपका चप्पू पानी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और उसकी वजह से पानी इस चप्पू के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स चप्पू के ऊपर लगेगा। अच्छा होता क्या है, हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम चप्पू के ऊपर फोर्स लगाएं, हम चाहते हैं कि हमने जैसे ही पानी के ऊपर फोर्स लगाया वो फोर्स ट्रांसफर होके इस बोट के ऊपर लग जाए। सो क्या होगा पता है, जैसे ही आप इस चप्पू से पानी के ऊपर फोर्स लगाओगे, पानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और क्योंकि ये चप्पू इस बोट से कनेक्टेड है तो ये बोट आगे की तरफ बढ़ेगी। इस वजह से ये बोट आगे बढ़ पाती है, अदरवाइज आपकी बोट आगे नहीं बढ़ पाती है। आपने नोटिस किया होगा भाई, जब तक आप वो ऐसे करके चला रहे होते हो चप्पू, तब तक ही आपकी नाव चलेगी। मान लो कि आपका तालाब है, तालाब में सीधा खड़े हुए सिर्फ नाव के ऊपर, तो नाव थोड़ी चल पाएगी उसके ऊपर, नहीं चल सकती ना। सो व्हेन वी आर स्विमिंग तब भी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन का मतलब है कि मान लो आपके पास में एक बंदूक है, ठीक है, मान लो आपके पास एक गन है, बंदूक है, बड़ी प्यारी सी बंदूक है ये, और इसके अंदर अभी बुलेट रखी हुई है हम लोगों ने। बुलेट है मतलब गोलियां। सो जैसे ही आप यहाँ से बुलेट आगे की तरफ छोड़ोगे, मतलब जो बुलेट है वो अगर आगे की तरफ जाएगी ऐसे करके, क्या होगा पता है, ये गन पीछे की तरफ धक्का लगेगा इसको, ये पीछे की तरफ हो जाएगी। नोटिस करना ये बात, आप जब भी बंदूक से गोली चलाओगे, इनफैक्ट जब आप मतलब प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो कहीं पर किसी जगह पे सीखने के लिए, सो जब आप उस एज में हो जाओगे तब आप नोटिस करना कि जब गन चलाते हैं ना हम लोग, जैसे ही ट्रिगर दबाएंगे गोली आगे की तरफ जाएगी, आगे भागेगी गोली, बट आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ आपको धकेल देगी। रीजन क्या है? न्यूटन का तीसरा लॉ। हाँ सर तब तो हमारे हाथ में जब हम शूट करते हैं तो हमारे हाथ में प्रेशर पड़ता है। यस यस, लगता ही है ना, वो तो लगता ही। आपने किया है, शूट किया कभी, बंदूक चलाई है? नो सर। उठाई है सर, चलाई नहीं। सिर्फ उठाई है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बट बाकी सर पॉइंट समझ लॉन्च में। ऑफ द रॉकेट भी तो है ना सर? हाँ यस, वो भी है, एग्जाम्पल। वो भी है, वो भी एग्जांपल है। बट इस केस में पहले देख लेते हैं फटाफट। सो बुलेट ने क्या किया, बुलेट ने गन के ऊपर एक फोर्स लगाया, और इन रिटर्न गन ने भी बुलेट के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया, और इस वजह से ये गन पीछे की तरफ गिरेगी। दैट मींस इसमें रिकॉइल आएगा, इसको बोलते हैं रिकॉइल, इसमें बोलते हैं रिकॉइल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लिख लिया सबने। फोर्थ एग्जांपल लिख लो जो प्रणव बोल रहा है। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स और मिसाइल्स। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स और मिसाइल्स, ये तो आप लोगों को पता होगा कि कभी भी हम जब एक रॉकेट या मिसाइल को स्पेस में लॉन्च करते हैं, हवा में छोड़ते हैं, क्या होता है उसके अंदर? इन एसेंस मान लो ये अपना रॉकेट है, मिसाइल है, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहां से नीचे की तरफ से, यहां से ऐसे करके एक नोजल होता है, ठीक है, उसमें से हवा निकलती है, गर्मा गर्म हवा, बहुत तेज बहुत स्पीड से निकलती है वो हवा, बहुत ही गर्म होती है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से निकलती है वो हवा।
जैसे ही वो एयर यहाँ से या गैस यहाँ से निकलेगी, ये जो गैस है दोस्तों, मतलब क्या हुआ है पता है, ये रॉकेट ने गैस के ऊपर एक फोर्स लगा के उसको बाहर फेंका है। इन इफेक्ट गैस भी रॉकेट के ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर जाता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये रॉकेट ऊपर नहीं जाता। बात समझ में आ रही सबको? ये इन इफेक्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही काम करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही काम करता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी और आप लोग इंग्लिश में ये चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। फिर व्हेन अ मैन deboards a boat, deboards a boat, एक मिटाने जाऊं सब कुछ मिट जाता है। डीबोर्ड्स ऑफ बोट का मतलब ये है दोस्तों, मान लो ये किनारा है और ये पानी है, आपकी नाव यहाँ पर कहीं पर है। सो आप क्या काम करोगे, मान लो यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ऐसे करके आप खड़े हुए हो, जब आप आगे की तरफ में जाओगे क्या होगा, ये बोट पीछे की तरफ जाएगी, होता है ऐसा, है ना। जब आप आगे की तरफ ऐसे छलांग लगाओगे इस पे आने के लिए, जब आप आगे की तरफ यहाँ पे ऐसे छलांग लगाओगे इस पे आने के लिए, आप क्या कर रहे हो पता है, इस बोट को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो। जैसे ही आपने बोट को पीछे की तरफ धक्का दिया, बोट तो पीछे मूव करेगी नो डाउट, बट बोट ने भी आपको धक्का दिया और उस वजह से आप आगे चल पाते हो, अदरवाइज आप आगे नहीं चल पाते, अदरवाइज आप आगे नहीं चल पाते। एग्जाम्पल समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा सर लॉ ऑफ मोशन? हाँ बोल इसको बोल। एग्जांपल ले सकते हैं कि स्ट्राइकिंग अ हैमर टू अ वॉल। यस, एग्जाम्पल हर जगह पे लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो लगता ही है। हाँ प्रत्यक्ष। यस सर। कुछ बोल रहे थे तुम? नो सर। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखो, द केस, वैसे लास्ट एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग इसमें कुछ ही एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। द केस ऑफ अ गार्डन होस पाइप, गार्डन होस पाइप, गार्डन में पानी लगाते हैं जब हम लोग, नोटिस करो, या फिर आप लोगों ने कभी फायर ब्रिगेड वालों को देखा है क्या, पानी आग बुझाते हुए, या ऐसा कभी कुछ देखा है? नहीं देखा, टीवी पे देखा है? यस सर। टीवी पे तो देखा है ना, कार्टून्स में भी देखा होगा यार, कार्टून्स में भी देखा होगा। क्या होता है पता है, वो लोग क्या करते हैं, एक ट्रक लेके आते हैं और उसमें से ऐसा बड़ा सा पाइप निकालते हैं, मान लो ये ट्रक है ऐसे करके, इसमें वाटर भरा हुआ है। सो जब इस नॉब को खोलते हैं, मतलब पानी यहाँ से जब बाहर निकालते हैं, ये नोजल से पानी इतना मतलब बहुत फास्ट ऐसे बाहर आगे की तरफ निकलेगा। जैसे ही ये आगे की तरफ पानी निकलेगा, मतलब क्या किया आपने, इस पाइप ने पानी के ऊपर आगे की तरफ में एक फोर्स लगाया, या फिर पीछे से जो मोटर है एग्जैक्टली उसने एक फोर्स लगाया है इसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो पानी आगे की तरफ जा रहा है। सो पाइप ने पानी के ऊपर एक फोर्स लगाया, उस वजह से पानी आगे गया, और क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, तो पानी ने भी होस के ऊपर, ये पाइप के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उस वजह से पाइप पीछे आ जाता है, पाइप पीछे आ जाता है। ऐसा नोटिस किया आपने? मूवीज में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कभी ऐसा? इफ यू हैव प्रॉब्ली सीन इट, हैव यू? नो, नेवर? यस सर, देखा है। देखा है? हाँ सर, टीवी पे देखा। हाँ ठीक है, ठीक है, जहां भी देखा हो, देखा होना चाहिए। जिंदगी की यही तो एक बात है कि सब कुछ एक्सपीरियंस करो गाइस, एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ ले अभी से। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी मुझसे। नो सर। नहीं है? प्रत्यक्ष, प्रणव? नो सर, नो डाउट। ठीक है, मेरी आंख सूजी हुई तो नहीं है यार? ठीक है प्रणव, ठीक है बेटा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
चलो हिंदी में लिखवा देता हूँ, आप लोग इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, डोंट वरी, बट पहले हिंदी में लिख के समझ लो इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा, कोलिजन के बाद होगा। लिख लो इसको, जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हिंदी में अनुवाद है भाई, अनुवाद है ये, ठीक है। अब इंग्लिश में लिख लो, ये इंग्लिश में है, द से ना शुरुआत करके हम लोग अकॉर्डिंग से शुरुआत करते हैं। According to this law, the total momentum of a system or a body remains constant if no net external force acts on the system, और in other words लिख लो फिर, in other words, momentum can neither be created nor be destroyed। ना तो उसको हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मोमेंटम हम लोगों का कोलिजन से पहले था उतना ही सेम मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। अभी ये कोलिजन वगैरह आप लोग क्या बता रहे हो वो एक बार देख लो फटाफट, पहले लिख लो इसको, फिर आगे एग्जांपल की तरफ चलते हैं और कोलिजन समझते हैं। लिख लो जल्दी से इसको। लिख दिया सर। लिख दिया सर। प्रत्यक्ष, प्रणव, लिख दिया। इन अदर वर्ड्स लिखना है बस। लिख लो। लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सो मान लो आपके पास में दो बॉल्स थे, एक है बॉल नंबर ए और दूसरा है बॉल नंबर बी, ठीक है। एक है बॉल नंबर ए और दूसरा है बॉल नंबर बी। एक बॉल का मास है एम ए और दूसरी बॉल का मास है एम बी। ए बॉल का मास है एम ए और दूसरी बॉल का मास है एम बी। मान लो कि एम ए यू ए वेलोसिटी से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव कर रहा था। सिमिलरली एम बी भी यू बी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, आगे की तरफ मूव कर रहा था। क्या होगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, ये दोनों के दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगे। आफ्टर सम टाइम ये दोनों के दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगे। जब ये बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगे, मान लो ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, जब ये बॉल टकराएंगे बच्चों, ए बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स बाय बी, फोर्स बाय ए ऑन बी। ए ने फोर्स लगाया बी की तरफ, ए ने फोर्स लगाया बी की तरफ, किसकी वजह से? क्योंकि कोलिजन हो रहा है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि बी भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, बी ने ए के ऊपर एक फोर्स लगाया, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा? एकदम ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट। सो बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगा दिया।
उस वजह से क्या होगा पता है, ये जो बी बॉल है वो अब राइट हैंड साइड में मूव करेगी और ए बॉल शायद लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने लग जाए, या फिर ए बॉल आगे मूव करे। आई मीन इट कैन, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। सो उसके बाद में, इस टाइम के बाद में जब ये बॉल सेपरेट हो जाएंगी उसके वाला केस बना लो। सो मान लो कोलिजन होने के बाद में जो बॉल थी उसका मास तो एम ए ही रहा, ए बॉल का, जो दूसरी बॉल थी उसका मास एम बी ही रहा, बट इस केस में क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी मान लो बेटा वी ए चेंज हो गई है, एंड सिमिलरली एम बी की वेलोसिटी वी बी चेंज हो गई है। इसको अच्छे से समझ लो, इसमें आफ्टर कोलिजन लिख देना, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है, लिख लिया, ड्रॉ कर लो इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डन सर। गंदी सी हैंडराइटिंग में डन बोल दिया है तूने। लिख लिया? सर इसमें हो गया change हुआ इनकी velocity में? क्या बेटा? सर इनकी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ? बेटा देख क्या होगा ना, तू अभी खुद सोच, मान ले कि एक बॉल यहाँ पे पड़ी हुई थी इधर पे, और पीछे से तूने एक बॉल इसके ऊपर मार दी है, ऐसे करके पीछे से बॉल मार दी है, क्या होगा, ये वाली बॉल तो शायद रुक भी सकती है ना, पीछे से जिस बॉल ने इस बॉल को मारा है वो बॉल तो रुक भी सकती है, और उसकी वजह से ये वाली बॉल आगे मूव कर जाएगी। या फिर ऐसा सोच लो कि आपके पास एक मार्बल था, ऐसे करके एक मार्बल यहाँ पे रखा हुआ है, ये मार्बल यहाँ पे रखा हुआ है, आपने यहाँ से मार्बल इसके ऊपर फेंक के मारा, क्या होगा, आपने तो मार्बल्स खेले होंगे ना बचपन में, क्या होता है, ये वाला मार्बल आगे भाग जाता है ना। सो पहले इसकी वेलोसिटी थी मान लो यू बी, जीरो मान लो, कुछ भी मान लो, वट एवर इट इज, बट यू बी था एक वेलोसिटी, ये जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो मान लो इसकी वेलोसिटी थी यू बी, और जैसे ही इसको पीछे से धक्का आएगा, अब ये आगे की तरफ भागने लगेगा विद द वेलोसिटी ऑफ बी बी, क्योंकि ऑब्वियसली बी बी विल बी डिफरेंट। भाई धक्का मारा ना पीछे से किसी ने, तो कुछ तो उसका असर आएगा, ये मार्बल अब दूसरी वेलोसिटी से आगे भागने लगेगा, होता है ऐसा। यस सर। हाँ तो वही चीज है यहाँ पर, वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये वी बी वही चीज है कि बाद की वेलोसिटी है, पहले कोलिजन से पहले ये बी आगे चल रहा था इस डायरेक्शन में, ए उसके पीछे पीछे आ रहा था, फिर क्या हुआ, ए ने पीछे से बी को धक्का मार दिया। ट्रैफिक का एग्जांपल समझ लो, नहीं तो मान लो आपके पापा कार चला रहे हैं, ऐसे करके जीप चला रहे हैं, आप भी बैठे हो उस जीप के अंदर, पीछे से क्या हुआ, एक ट्रक वाला आया, बहुत बड़ा एकदम खतरनाक वाला, इस ट्रक वाले ने गाड़ी वाले को पीछे से धक्का मारा। भाई आप पहले मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, ये ट्रक मान लो बेटा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे से आ रहा था, तो क्या होगा, आप पहले मूव कर रहे थे, ये है आपकी पहली वेलोसिटी यू बी, इनिशियल वेलोसिटी, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर, जब ये इस जीप को धक्का मार देगा तो हो सकता है ये जीप आगे बढ़ के अपनी स्पीड बढ़ा सकती है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हो सकता है या तो वो रुक जाए या कुछ भी हो जाए। सो मान लो कि ये इसकी स्पीड बढ़ गई है एंड नाउ द स्पीड हैज बिकम 60 किलोमीटर पर आवर। सो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट इस ट्रक के ऊपर आएगा, क्योंकि उसने धक्का मारा था, उसकी एनर्जी खर्च हुई थी, तो हो सकता है कि ट्रक की स्पीड जो है वो 70 से फिर 65 रह जाए, या 60 रह जाए, या 50 रह जाए, वॉट एवर कैन हैपन। गॉट द कंसेप्ट? यस सर। So it is about initial velocity and final velocity that we have understood. Anyways, so ये जो आप लोगों ने राम कथा यहाँ पे बनाई है, डायग्राम्स जो आप लोगों ने बनाए हैं, इन डायग्राम्स की अब लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग कि क्या है UA, UB और एटसेट्रा एटसेट्रा। सो UA है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A, UB है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B, MA क्या है बच्चों, मास ऑफ A, MB हो जाएगा मास ऑफ B, VA इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ A, एंड B यहाँ लिख देता हूँ, VB is equal to final velocity of B, फाइनल वेलोसिटी ऑफ B, लिख लो इसको यार।
आफ्टर कोलिजन या फाइनल वेलोसिटी, ऐसा कुछ भी लिख देना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, या फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए या फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। लिख जाए तो बताना। लिख दिया सर। डन सर। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? इजी है? डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। चलो देखो, VB इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ B। अब एक चीज रह गई है, FAB। FAB क्या है? फोर्स बाय A ऑन B। फिर FBA क्या है? फोर्स बाय B ऑन A। B ने A के ऊपर कितना फोर्स लगाया, और FAB क्या है? A ने B के ऊपर कितना फोर्स लगाया। FAB क्या है गाइस? A ने B के ऊपर कितना फोर्स लगा दिया। ये डायग्राम और ये जो लेबलिंग है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे अभी बोल दो भाई। नहीं है सर। पक्का? ठीक है, चलो फिर अब हम लोग न्यूटन, ये चेंज इन मोमेंटम और इन सब चीजों को आगे डिस्कस करते हैं। चलो, तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा बच्चों, राइट डाउन चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब पता है क्या है? मोमेंटम में क्या चेंज आया, विच मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैं सिर्फ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक बॉडी की बात कर रहा हूँ, ए की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, मतलब फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन। यही तो होगा, मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन। क्या लगता है दोस्तों, मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन क्या आएगा? मास इनटू वेलोसिटी। मुझे बताओ आफ्टर कोलिजन ए का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? क्विकली, कोलिजन होने के बाद ए का मास और वेलोसिटी कितना है? क्विकली भाई बताओ ना। सर वेलोसिटी VA है हाँ और मास MA। ठीक है, प्रणव तू बता। सर क्योंकि मास में तो कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आया है। ठीक है ठीक है, प्रणव हाँ सर। क्या पूछ रहा हूं मैं? हाँ सर क्या होता है? आंसर बोलो सीधा, अरे व्हाट इज दिस आंसर? सर, मास का, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट इज द मास फाइंड करना है सर। क्या पूछा मैंने, बताना जरा। चेंज, नहीं, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, क्या होगा? हाँ एक सेकंड, फाइंड कर रहा हूँ। प्रज्ञा यस सर। बोलो। सर सेम रहेगा, चेंज चेंज नहीं बेटा मैं होगा। पूछ रहा हूँ मोमेंटम पूछ रहा हूँ, मैं फाइनल मोमेंटम पूछ रहा हूँ ए का। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, मैं ये पूछ रहा हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? सर मास। हाँ हाँ, मास क्या? मास ऑफ ए। तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो मतलब? सर मास इनटू वेलोसिटी। नहीं रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम लोग ना? सर रिवाइज नहीं कर रहे, पता चल गया मुझे। कोई दूर दूर तक नहाता नहीं है पढ़ाई से अपना। यूनिट टेस्ट कब है? प्रत्यक्ष तुम्हारे स्कूल में यूनिट टेस्ट कब है? सर अगस्त। प्रज्ञा तुम्हारे स्कूल में? सर 21 जुलाई। 21 जुलाई। और प्रणव तेरा? मेरा तो कोई टेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक हुआ है सर। तभी तो सीरियस नहीं हो तुम लोग, नहीं पढ़ रहे हो अभी।
मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन हो जाएगा भाई साहब मास ऑफ ए टाइम्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। फाइनल लिख लिया करो बस, है ना, पढ़ा मत करो, रिवाइज मत किया करो तुम लोग, है ना। और फिर क्योंकि अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो हमारे पास बहाना है कि ऑनलाइन में क्या ही पढ़ाई होती है और हम गले गले फाड़ रहे हैं बस ऑनलाइन में बेकार में। मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन हो जाएगा उसका मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से मास ऑफ ए कॉमन निकाल के वीए माइनस यूए लिख सकते हैं हम लोग। समझाऊंगा थोड़ी मैं अब आगे आप लोगों को, अगर ऐसे ही करोगे तो। ये था चेंज इन मोमेंटम। ऑफ ए। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, यह आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। लिख लो, अब समझने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग क्या करोगे समझ के। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मास ऑफ ए वीए माइनस यूए divided by t, divided by t, divided by t, and according to Newton's second law of motion, mass of A times VA minus UA divided by T should be equal to force, should be equal to force by B on A। B ने A के ऊपर कितना फोर्स लगाया, सो ये बन गया अपने पास में फॉर्मूला। ये है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप लोग निकाल लेना, मैं सिर्फ लिख देता हूं। सिमिलरली एफ ए बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू वी बी माइनस यू बी divided by t. This is your equation number 3. This is your equation number 3. Now, according to Newton's third law of motion, न्यूटन का जो तीसरा लॉ है मोशन का, वो क्या बोलता है? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। पढ़ लेना इसको, समझ लेना गाइस। फोर्स बाय ए ऑन बी, ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगाया वो किसके बराबर होगा? बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगाया, लेकिन विद एन ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। ये है आप लोगों की इक्वेशन नंबर 4। 2 और 3 की चीजों को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड गेट सम आंसर्स, गेट सम आंसर्स क्विकली। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 and 3 in equation number 4. Substitute equation number 2 and 3 in equation number 4. फटाफट। जब आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आ जाएगा? जब आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आ जाएगा? एम ए टाइम्स क्या है? वी ए माइनस यू ए, वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ is equal to minus of mb vb minus ub divided by t। t से ये t कटेगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ma टाइम्स va माइनस ua is equal to माइनस ऑफ mb टाइम्स vb माइनस ub। खोल लो इसको अब। ma va माइनस ma ua is equal to माइनस mb vb प्लस एम बी यू बी। अब आपको क्या करना है, जो इनिशियल वाली टर्म्स है, जैसे ये फाइनल टर्म है, ये वी ए, ये भी फाइनल टर्म है वी बी, आपको वी वाली टर्म्स को एक साथ लेके आना है और इनिशियल वाली टर्म्स को एक साथ लेके जाना है। सो ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी और ये उधर चली जाएगी। सो एम ए वी ए, ये वाली इधर जाएगी ना, इधर की तरफ में आएगी तो प्लस हो जाएगा एम बी वी बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एम बी यू बी प्लस ये उधर चला गया तो प्लस आ गया और ये बन गया एम ए यू ए। देखो ये था इनिशियल मोमेंटम। पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वो राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया है।
ये जो एम बी इंटू यू बी प्लस एम ए इंटू यू ए क्या है, ये मोमेंटम ऑफ बॉल बी पी बी, मोमेंटम ऑफ बॉल ए पी ए। ये कब है, ये कोलिजन से पहले है, और ये जो मोमेंटम है वो किसके बाद है, कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम है। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये स्टेटमेंट जितनी पावरफुल है ना, उतने ही ज्यादा पावरफुल इसके एप्लीकेशंस है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो जो सिर्फ रिप्रेजेंटेबल करना है वैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5। चलो लिख लिया सबने ये? सर एक बार वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए वाली स्लाइड दिखा दीजिए, बस ये हो गया। यस सर, ये वाली। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग। बाकी रिवाइज कर लो इसको।